सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो हमारे और आपके दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा। हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि जब हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ अशिक्षा है, हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य की दशाएं हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ कुपोषण की समस्या है, हमारे यहाँ क्षेत्रीय असमानता है, ऐसे में आरबीआई या सरकार बहुत अधिक पैसा छाप कर सबको क्यों नहीं दे देती, सब लोग गरीबी रेखा से ऊपर क्यों नहीं आ जाते, सब लोगों के पास कार क्यों नहीं हो जाती, ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आए होंगे। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इस वजह से चर्चा में है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन और एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक ने सरकार से कहा है कि अधिक करेंसी छाप कर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो समझेंगे कि आखिर ये जो करेंसी है इसको अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील उन्होंने क्यों की है, फिर समझेंगे कि आखिर कितनी करेंसी छापी जा सकती है, फिर समझेंगे कि करेंसी छापने की जिम्मेदारी किसके पास है, और समझेंगे कि क्या कोविड के दौरान जो विकसित देशों ने कुछ किया है कि करेंसी छाप कर लोगों तक पहुंचाया है, क्या वो फॉर्मूला भारत में फिट हो सकता है कि नहीं। तो आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन और एमडी उदय कोटक ने कहा है कि महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और इसे पटरी पर लाने के लिए अधिक करेंसी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आपको पता है कि कोविड में क्या हो चुका है, उत्पादन बिल्कुल लगभग ठप हो चुका है। जो हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर हैं वो घरों पर जा चुके हैं, लोगों की मांग कम हुई है क्योंकि आय कम हुई है। इसके वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो देख रहे हैं निगेटिव में बनी हुई है। ऐसे में उनका मानना है कि अगर लोगों के पास अधिक पैसा पहुंचेगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था में गति के लिए हम कार्य इस समय अगर नहीं करेंगे, अर्थात नोट अभी नहीं छापेंगे तो कब छापेंगे, ये सही समय है कि हम नोट छापकर उसकी आपूर्ति करें। उनका कहना है कि लोगों तक पूंजी जो पहुंचाई जाए वह उन लोगों को पहुंचाई जाए जो गरीब हैं या जिनके पास कम संसाधन है। स्वाभाविक है, जो लोग पहले थोड़ा बहुत सेविंग बचाकर रखे हुए थे, अब क्या हो चुका है, उनके पास बिल्कुल सेविंग नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की पूरी रोटी नहीं है, ऐसे में वो कहां से डिमांड करेंगे। तो उनका कहना है कि उन लोगों तक पैसा पहुंचाने की आवश्यकता है। उनका कहना यह भी है कि जो सेक्टर ऐसा है जिस पर अधिक निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है उसको ज्यादा बूस्ट दिया जाए, और जिस पर थोड़ा कम असर पड़ा है उसको भी बूस्टअप दिया जाए, उसको भी पैकेज दिया जाए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। उनका कहना है कि गरीबों के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है कि किया जाए, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने से एक होगा कि जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, वह उसका उपभोग कर पाएगा, बीच में जो हेरा फेरी होती है उससे बचा जा सकेगा। लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति की जा सकती है किसके माध्यम से, कैश छापकर, अर्थात जो है कि करेंसी को छापकर। उनका कहना है कि जो लोग बीपीएल की कैटेगरी से नीचे हैं उनको मेडिकल सहायता देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सरकारों के पास खुद अभी पैसा नहीं है। तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है, ये पैसे की व्यवस्था कहां से कर सकती है, करेंसी छापकर कर सकती है। आपको बता दें कि महामारी की वजह से लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। आप समझिए, पहले से कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। आप मुझे आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग पहले जो है कि गरीबी रेखा से नीचे थे, अब उसमें क्या हुआ, 23 करोड़ लोग और शामिल हो गए। आप समझ सकते हैं कि लगभग हमारे यहाँ इस समय 40% जनसंख्या क्या है, इसके नीचे में। ऐसे में अगर उन तक पैसा पहुंचेगा तो डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था क्या होगी, आगे बढ़ेगी।
उनका ये भी कहना है कि छोटे और मध्यम श्रेणी के जो कारोबारी हैं उनको जब आप आर्थिक पैकेज देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे छोटे कुटीर उद्योग या जो छोटे स्तर पर चलते हैं वो क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि सरकार की एक योजना थी जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी योजना। इसके तहत जो सरकार 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रही थी उसको बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया जाना चाहिए। और पैसे की आपूर्ति कहां से हो जाएगी, मुद्रा को छापकर की जा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये उनके विचार है, और उनका ये जो विचार है वो कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है। दरअसल कोविड के दौरान अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने क्या किया है, करेंसी छापा है। आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन क्या करता है, यूरो में जो है कि अपना व्यापार करता है और डॉलर के साथ भी करता है, लेकिन यूरो उसकी क्या मुद्रा है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने डॉलर छापा, यूरोपीय यूनियन ने यूरो छापा और लोगों तक उसको पहुंचाया, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाया। इससे क्या हुई, लोगों की आय बढ़ी, उनकी बचत बढ़ी, उनका जो पहले से बचा हुआ पैसा था वो भी बना रहा। और इससे क्या हुआ, उनका जो उत्पादन था, चूंकि वो डिमांड करते रहे, उनके पास डिमांड बनी रही, तो उत्पादन का स्तर भी बना रहा। और अभी भी वहां पर क्या हो रहा है कि अगर लॉकडाउन का जो कंडीशन हट भी रही है तो वहां पर उत्पादन चूंकि बना हुआ है और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी उत्पादन क्रियाओं के माध्यम से खुद भी पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो वहां का था। अभी इसी चीज को यूरोप और अमेरिका वाले कंडीशन को हम इंडिया के संदर्भ में भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर मुद्रा की आपूर्ति का नियम क्या है। फिर ये समझेंगे कि क्या भारत में भी यह जो है कि मुद्रा की आपूर्ति की जा सकती है, इस तरह से नोट छाप कर दिया जा सकता है कि नहीं। फिर समझेंगे कि आखिर अगर नोट छाप कर दिया जाएगा तो उससे क्या क्या दिक्कतें आने वाली। थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। तो देखिए, मुद्रा की जो आपूर्ति है बाजार में, यह कहा जाता है कि उसकी आपूर्ति के मतलब तरलता, अर्थात पैसा बाजार में उतना ही होना चाहिए जितना कि क्या है वहां के संसाधन है। या फिर आसान शब्दों में कहें कि अधिक पैसा नहीं बाजार में होना चाहिए, इससे क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। उदाहरण से समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि हम और आप क्या हैं, 10 लोगों के पास जो है कि पैसा है, और 10 लोग क्या करते हैं, लगभग प्रतिदिन या सप्ताह में एक दिन क्या करते हैं, एक चॉकलेट खरीदते हैं, और बाजार में उसी के हिसाब से 10 चॉकलेट बनी हुई। लेकिन सोचिए, जितना पैसा हमारे पास है उससे अधिक पैसा और लोगों के पास आ जाए, जो लोग अभी चॉकलेट नहीं लेते थे, जिनके पास पैसा नहीं था। अब चॉकलेट खरीदने वाले कितने हो जाएं, 20 लोग हो जाएं। तो पहले 10 लोग लेके जाते थे चॉकलेट लेने, और प्रति चॉकलेट का मूल्य 10 रुपए था, लेकर चले आते थे। अब चूंकि उसके खरीदार क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, डबल हो गए, लेकिन चॉकलेट बाजार में कितना है, उतना ही है। तो अब क्या होगा, हर व्यक्ति कहेगा कि देखो भाई, हमको तो चॉकलेट जरूर चाहिए, भले आप हमसे 15 रुपए ले लो। अब सोचिए, खरीदने वाले कहीं 100 लोग हो जाएं, 1000 लोग हो जाएं, तो क्या होगा, चॉकलेट तो चूंकि उतना ही है, तो क्या होगा, उसकी महंगाई बढ़ेगी, लोग उसका अधिक से अधिक मूल्य देंगे, तो चॉकलेट की कीमत बढ़ जाएगी। अब जो चॉकलेट पर आपने सोचा, उसी चीज को आप घरेलू सामान से लेकर हर चीज में फिट कीजिए। किसी भी चीज का अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और चूंकि उत्पादन अचानक नहीं बढ़ता है, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और चूंकि उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, उसकी महंगाई बढ़ेगी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। और यह जो इन्फ्लेशन है, अगर ज्यादा बढ़ गई तो इसको बोला जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। आपने जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा, आपने अन्य देशों का नाम सुना होगा जहां पर आपको हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन दिखती है। तो हो सकता है कि अगर महंगाई ये बढ़ती चली जाए, लोगों के पास पैसा है, उत्पादन हो नहीं रहा, और लोग डिमांड पर डिमांड किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। मालूम चला, जैसे जिम्बाब्वे में आपने देखा होगा, एक चाय के लिए आपको क्या करना है, 10 गड्डियां लेकर जानी पड़ रही हैं, तो ये क्या होगी, कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि बाजार में अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा और उसी अनुपात में अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, महंगाई क्रिएट हो जाएगी। मुद्रा की अधिक आपूर्ति से क्या होता है, एक दूसरा इंपैक्ट कि लोगों का मनोबल कम हो होता है। मनोबल कम होने का मतलब है कि मान लेते हैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मुझे आगे चल के कुछ खरीदना है। अब मुझे पैसा मिलने लगेगा तो मैं सोचूंगा मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए, मैं पहले कुछ काम कर रहा था, मैंने वो भी काम करना छोड़ दिया। मेरे जैसे अगर 1000, 10,000, 20,000 लोग भी हो गए जो काम कर रहे थे, लेकिन अब पैसा ऐसे मिल रहा है तो काम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे,
करेंगे, छोड़ो कौन काम करता है। इससे क्या होगा, जो पहले उत्पादन हो रहा था और कम हो जाएगा, आपूर्ति और कम हो जाएगी, महंगाई और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे भी जो है कि दिक्कत आएगी, निर्यात में कमी आएगी, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं होगा तो निर्यात कहां से होगा। तो क्या होता है, कई बार देखा गया है कि जब लोगों के पास ऐसे पैसा आता है तो उत्पादन कम होने से निर्यात कम होता है। साथ ही साथ डॉलर और या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष रुपया क्या हो जाएगा, हमारा कमजोर हो जाएगा। प्रश्न आएगा रुपया कैसे कमजोर हो जाएगा। मान लेते हैं पहले क्या होता था, यूएसए से हम एक टी शर्ट मंगाते थे जिसकी कीमत थी जो है कि 70 रुपए, ठीक है। यूएसए से कीमत मंगाते टी शर्ट मंगाते थे जिसकी एक कीमत टी शर्ट की कीमत थी $1 और $1 उस समय था, मान लेते हैं 70 रुपए। अब क्या है, वो फिर से यूएसए की टी शर्ट, तो चूंकि वो उत्पादन इतना तो बढ़ा नहीं देगा तो यूएसए की एक ही टी शर्ट आ रही है। अब क्या हो रहा है, चूंकि पैसा सबके पास आ गया है, मैं टी शर्ट ले रहा था, अब आप ले रहे हैं, आप कहेंगे नहीं मुझे ही टी शर्ट चाहिए और मैं $1 के भले आप 80 रुपए दे दूंगा, दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं $1 के 90 रुपए दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप देखिए, चूंकि वहां पर टी शर्ट एक ही है, उससे क्या होगा, $1 के सापेक्ष अधिक से अधिक रुपया दिया जा रहा है, तो रुपए की क्रय शक्ति क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले एक 70 रुपए एक टी शर्ट को खरीद सकता था, हो सकता है 100 200 रुपए 500 रुपए भी दिए जाएं, टी शर्ट एक व्यक्ति को ना मिले। इससे क्या हुआ, हमारा रुपया क्या हो गया, कमजोर हो गया, क्योंकि टी शर्ट खरीदने की क्षमता क्या हो, कम हो गई। इसका एक अगला इंपैक्ट यह पड़ेगा कि एफडीआई का जो है अंतर प्रवाह होता है, इनफ्लो होता है, वह कम होगा। प्रश्न आएगा कि लोगों के पास अधिक पैसा जाने से इनफ्लो कैसे कम होगा। अब सोचिए कि पहले आपके पास, हमारे पास पैसा नहीं था, कोई कहता है कि 200 रुपए पर डे पे हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ काम कर दो, हम तैयार हो जाते थे। अब हमारे पास पैसा है तो हम कहेंगे नहीं हमें 5000 रुपए चाहिए पर डे का, तब हम काम करेंगे। इससे क्या हुआ कि मजदूरी दर लोगों की बढ़ जाएगी, मजदूरी दर बढ़ गई, साथ ही साथ जो कच्चे सामान है उनका मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। सामने वाले के पास मान लेते हैं पहले 10 केजी जो है कि गेहूं था, चावल था, कुछ भी था, जिससे बिस्किट बन सकता था, ब्रेड बन सकता था, वो कहेगा नहीं अब हमें इतना पैसा चाहिए। तो हर चीज का क्या होगा, जब मूल्य बढ़ जाएगा तो कोई यहाँ पर अपना पैसा विदेश से लाकर कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहेगा, नहीं चाहेगा, तो इससे क्या हो, एफडीआई कम हो जाएगा। साथ ही साथ जब अब निवेश बाहर से कम आएगा तो हमारा विकास की गति क्या होगी, उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगी। और इस तरह से देखिए तो जिम्बाब्वे और वेनेजुएला हमको दो एग्जाम्पल दिखाई देते हैं जहां पर बड़ी मात्रा में करेंसी छाप कर लोगों तक पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलो घी के लिए आपको एक बोरी मुद्रा लेके जाना पड़ता तो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहां पे कई हजार गुना जो है कि महंगाई बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो नोट है उसको छापना कितना चुनौतीपूर्ण है। तो प्रश्न आएगा क्या नोट छापना हमेशा बुरा होता है, उत्तर है नहीं। देखिए नोट जब छापा जाए तो उसी अनुपात, जैसे नोट छाप कर लोगों को दिया जा रहा है तो उसी अनुपात में क्या होगा, अगर उत्पादन बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि लोग जो मांग कर रहे हैं उस मांग की आपूर्ति के लिए क्या है, उत्पादन हो रहा है, तो निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि जो वो लोगों के पास जो डिमांड है क्रिएट करने से पहले आपको उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए। दूसरा, नोट छापकर घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ बाहर भी डाला, जैसे डॉलर को अमेरिका ने छापा लेकिन खुद पूरा उपभोग नहीं किया, अन्य देशों में दिया, डॉलर हर जगह चलता है। तो अगर आपकी जो मुद्रा है उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है तो आपको वो भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, पूरी मुद्रा बाजार में ही नहीं आएगी, और जब बाजार में नहीं आएगी तो उससे इतनी महंगाई नहीं होगी। साथ ही साथ मुद्रा उतनी ही छापी जानी चाहिए जिससे महंगाई नियंत्रण से बाहर ना चला जाए। सामान्यतः अगर 2 से 3% रहती है महंगाई तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हालांकि अमेरिका और यूरोप में तो अगर 1 से 1.5% भी महंगाई चली जाती है तो लोग कहते हैं महंगाई वहां मुद्दा। हमारे यहाँ तो 10 से 12% तक महंगाई बनी रहती है। तो महंगाई को कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। और इस तरह से अगर हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा छापना कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। प्रश्न आएगा क्या भारत में मुद्रा छाप कर बांटा जा सकता है, उत्तर हाँ, लेकिन इसमें क्या करना होगा, पैसा प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुंचना चाहिए जिससे लोगों को जो भी लाभ मिल सकता है मिले और उन्हीं लोगों को मिले जिनको आवश्यकता है। ऐसा ना हो इतना ज़्यादा पैसा ना दिया जाए कि वह उपभोग करके समाप्त हो जाए। लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए क्या किया जाए, पैसा दिया जाए जिससे उत्पादन कार्य आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ MSME को
पैसा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रोजगार की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे उत्पादन बढ़े। जैसे आपने देखा होगा कि स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए कई स्कीम है, तो ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों को क्या किया जाए, पैसा दिया जाए। इससे उत्पादन बढ़ा रहेगा, उत्पादन बढ़ा रहेगा तो जो महंगाई बढ़ने की समस्या है वह थोड़ा कंट्रोल में रहेगी। साथ ही साथ निर्यात की संभावना वाले क्षेत्र जो हैं वहां पर पैसा दिया जाता रहे, अर्थात जो निर्यात के लिए उपयोगी सेक्टर हैं उसको पर्याप्त पैसा दिया जाए, जिससे जो भी क्या हो पैसा आए तो उस पैसे से क्या हुआ, प्रोडक्शन करके बाहर भी भेजा जाए। और जब बाहर भेजा जाएगा तो जो हमारा एक्सपोर्ट कम हो सकता था वो कम नहीं होगा। अब भारत में मुद्रा छापने का कौन करता है, तो इसका निर्णय लिया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई देखता है कि जीडीपी की रेट कितनी है, राजकोषीय घाटा कितना है, विकास दर कितना है, बेरोजगारी दर कितना है, महंगाई दर कितना है, और उसके हिसाब से आरबीआई क्या करता है, निर्णय लेता है। जैसे फरवरी 2020 में सरकार का जो राजकोषीय घाटा था बढ़ गया था, और उस समय उम्मीद किया जा रहा था कि आरबीआई करेंसी छापकर सरकार को देगी, लेकिन उस आरबीआई ने क्या कर दिया, मना कर दिया। प्रश्न आएगा, अगर आरबीआई नोट छापता है तो उस सरकार को कैसे देगा, ऐसे ही जाएंगे और ले आएंगे? नहीं। तो देखिए क्या करना होगा, आरबीआई अगर नोट छापाएगा तो भारत सरकार क्या करेगी, अपने बॉन्ड लेकर जाएगी। मान लेते हैं छोटे छोटे बॉन्ड होंगे, बहुत सारे बॉन्ड लेके जाएगी और आरबीआई से कहेगी कि आप बॉन्ड रख लीजिए, हम जब आपका पैसा लौटाएंगे तो आप हमें बॉन्ड लौटा दीजिएगा। तो इस तरह से क्या होगा, पैसा सरकार को मिल सकता है। आई होप आप इस टॉपिक को संक्षेप में समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।